नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पश्चिम बंगाल की धरती से जो शोर सुनाई दे रहा है वो लोकतंत्र की अच्छी सेहत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। अपने ही राज्य में एक मुख्यमंत्री धरने पर बैठी है। केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन पहुंचकर राज्य की कानून व्यवस्था, सही चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। लेकिन यह मामला है कि जैसे गुजरते वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। दूसरी तस्वीर है, रात को जा बैठते हैं रोज हम मजनू के पास, पहले अनबन रह चुकी है अब तो याराना रहे। विपक्षी पार्टियों का हाल रियाज खैराबादी की ये नज्म बता रही है। सभी सीबीआई जैसी संस्था की साख बचाने की जगह उसी संस्था को अपराधी घोषित करने पर आमादा है। सीबीआई का कसूर है कि वो अपना काम कर सबको अपने कर रही थी और सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन दीदी की जिद भी ऐसी है, ऐसा लगने लगा है कि वो जो मान बैठी हैं उसी पर कायम होकर आगे की तस्वीर खींचने की कोशिश में है। सीबीआई कहां सही थी कहां गलत, ये सारी बातें बैकग्राउंड में जा चुकी हैं। सीबीआई ने पहले भी कई दिग्गजों से पूछताछ की, लेकिन तब कोई हल्ला नहीं मचा, किसी ने धरना नहीं दिया। विरोध दर्ज करने का तरीका होता है, अपने ही राज्य में धरने पर बैठना उनकी लीडरशिप पर ही सवालिया निशान पैदा कर रहा है। पश्चिम बंगाल में पल पल बदल रहे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे आज देश की बात में। मामले को तह तक समझने की कोशिश करेंगे और मेहमानों के साथ जो हमारा पैनल है उनसे भी हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ करा दें, आपका परिचय करा दें अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं बीजेपी के नरेंद्र तनेजा जी, जो कि प्रवक्ता है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वर्ल्ड एनर्जी पॉलिसी समिट के प्रेसिडेंट हैं, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका इस शो पर और आज की चर्चा में। हमारे साथ हैं देबांशु भट्टाचार्य, टीएमसी समर्थक हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, टीवी डिबेट्स में तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। देबांशु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, जो कि सीपीआई के नेता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सीपीआई में नेशनल काउंसिल के सदस्य भी हैं। प्रोफेसर दिनेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु सेन है हमारे साथ, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के, सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा रहे, मुंबई धमाकों की जांच की जिम्मेदारी भी निभाई, एक किताब भी लिखी है, सीबीआई इनसाइडर स्पीक्स। शांतनु सेन, आपका जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं एलन राव, पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं दिल्ली के, देश के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। बदमाशों से मुठभेड़ में 3 गोलियां भी आपको लगी हैं। एलन राव, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 20 साल से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है, कई बड़े मीडिया संस्थानों में काम करने का अनुभव है और राजनीति हो या तमाम मसले, आप इनके लेख भी पढ़ते रहते होंगे। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो मेहमानों से आपका परिचय हमने करा दिया और हमेशा की तरह रैपिड फायर राउंड से शुरू करते हैं देश की बात। और रैपिड फायर राउंड के बड़े सिंपल से रूल हैं, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। 3 सवाल हम पूछेंगे और अगर आपको लगता है हाँ या ना में जवाब नहीं है तो आप नो कमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी और जनता की अपेक्षा यही होती है कि हाँ या ना में ही उत्तर आए ताकि उसका विश्लेषण ढंग से हो पाए। बहरहाल, शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। सभी मेहमानों के पास आऊंगा एक एक करके। क्या ममता बनर्जी घोटालेबाजों को बचाना चाहती हैं? ये आज सब सवाल पूछ रहे हैं, आपका नजरिया क्या है? नरेंद्र तनेजा से शुरुआत करते हैं। नरेंद्र जी। यस, एब्सोल्युटली यस, हाँ। ओके। देबांशु? एब्सोल्युटली नो। ओके। प्रोफेसर दिनेश? हाँ, पर इसमें दूसरा पक्ष भी देखना होगा। अभी यस लेता हूं सर, आपने हाँ पहले कहा। शांतनु सेन? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। एलन राव? यस। ऑलराइट सर। अवधेश जी? हाँ। तो ये था रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल और अब है दूसरे सवाल की बारी। और दूसरा सवाल है, क्या सीबीआई को चिटफंड घोटाला जांच से रोकना ठीक है? नरेंद्र तनेजा जी? बिल्कुल नहीं, नहीं रोकना चाहिए, देबांशु? अपना काम करने देना चाहिए, नहीं। ओके सर। देबांशु? नो कमेंट्स। प्रोफेसर दिनेश? नो कमेंट। शांतनु जी?
No. नो। एलन राव जी, नहीं, नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अवधेश जी, नहीं। ओके। और अब रैपिड फायर राउंड का तीसरा और आखिरी सवाल। ममता बनर्जी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा है। क्या ममता का लोकतंत्र की हत्या वाला आरोप जो ममता लगा रही है वो सही है? नरेंद्र तनेजा जी। नहीं, लोकतंत्र की हत्या तो वो कर रही हैं। ठीक। नहीं। दिबांशु। हाँ, सही है। ठीक। प्रोफेसर दिनेश। नो कमेंट। नो कमेंट्स। शांतनु जी। शांतनु जी। No. ओके ओके। एलन राव जी। No comments. नो कमेंट्स। अवधेश जी। नहीं। नो। ओके, तो रैपिड फायर राउंड हुआ पूरा और अब बारी है कड़क सवाल की, जो हम पूछते हैं अपनी देश की जनता से। कड़क सवाल बिल्कुल सीधा और सपाट होता है हमारा, जनता को हां या ना में जवाब देना है। सवाल है, क्या इस सियासी ड्रामे से ममता बनर्जी को चुनाव में फायदा होगा? यह है आज का कड़क सवाल जो हमने सीधा पूछा है अपनी देश की जनता से। ऑनलाइन पोल है, ऑनलाइन जाकर आप फेसबुक पर जाएं, @Zee Business ऑनलाइन पर जाकर आप यस या नो, हां या ना में जवाब दे सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर जाएं, @Zee Business पर जाकर हां या ना में जवाब दें और जनता की राय को हम अपने शो के आखिर में शामिल करेंगे और न सिर्फ शामिल करेंगे बल्कि उस पर प्रतिक्रिया भी लेंगे तमाम पैनलिस्ट का। चलिए, और इससे पहले कि हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, जरा ये रिपोर्ट देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि पूरा मामला है क्या और इस पर किस तरह की राजनीति हो रही है। पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। कोलकाता में धरना स्थल पर चहलकदमी करती ममता बनर्जी के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। सियासी हलकों में इसी बेचैनी के चर्चे हैं। आखिर एक पूछताछ पर ममता बनर्जी इतने गुस्से में क्यों हैं? मामला कुख्यात चिटफंड घोटाले से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि कोलकाता में कल से क्या हो रहा है। दरअसल रविवार शाम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई को उनसे शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ करनी थी, लेकिन पुलिस ने टीम को रोक दिया। नौबत धक्का मुक्की तक आई, यहाँ तक कि टीम के कुछ अधिकारियों को थाने ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ममता बनर्जी मामले में कूद पड़ी और केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। आरोप लगाया कि विपक्ष की रैली बुलाने के कारण केंद्र सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। রাজীব কুমার চিটফান্ডের সাথে যুক্ত প্রমাণ করো। ওরা একটা সিট হয়েছিল, সিটে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছিল। আমার কি ইনভেস্টিগেশন আমি তোমাকে দেবো কেন? সব যদি প্রয়োজন না থাকে, ল এন্ড অর্ডার ইজ এ স্টেট সাবজেক্ট। সবকিছু তোমাকে আমি দেবো কেন? তুমি প্রধানমন্ত্রী ছবি পাঠাবে বলে নরেন্দ্র মোদী ওই ডেটা নিয়ে শুধু নিজের ছবি পাঠিয়ে দিচ্ছে। रविवार रात से ही पूरा देश ममता बनर्जी के स्वरूप को देख रहा है। सोमवार को मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट में गूंजा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि पुलिस कमिश्नर के पास कई ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जिनसे शारदा चिटफंड घोटाले से पर्दा उठ सकता है और कमिश्नर राजीव उन सबूतों को मिटा सकते हैं। चीफ जस्टिस बोले कि अगर इस बात के सबूत मिले तो राजीव कुमार को पछताना पड़ेगा। उधर संसद के भीतर मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ तो बाहर कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल ममता के समर्थन में उतर आए। हालांकि बीजेपी पूछ रही है कि अपने मंत्रियों की गिरफ्तारी पर चुप रहने वाली ममता कमिश्नर से पूछताछ में इतना क्यों डर रही है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात का अध्यक्ष महोदय उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है। ममता जी दो एमपीज की गिरफ्तारी पर खामोश रहती हैं, वो एक पुलिस कमिश्नर 89 बैच के आईपीएस अफसर की गिरफ्तारी पर इतनी व्याकुल क्यों हो गई? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली दीदी सीबीआई को अपना काम आखिर क्यों नहीं करने दे रही? वैसे सीबीआई अकेली एजेंसी नहीं है जिसके कामकाज में रोड़ा डाला जा रहा है।
इससे पहले केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच में भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने सहयोग नहीं किया था। जी बिजनेस के पास SFIO की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी है जो 2014 में सौंपी गई थी। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग नहीं करने की बात कही गई थी। फिलहाल कोलकाता से दिल्ली तक दीदी का धरना सुर्खियों में है। चुनावी मौसम में धरने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दीदी इसी धरने से 2019 का चुनावी निशाना साधना चाहती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दीदी विपक्षी गठबंधन में अपने दबदबे का दावा और मजबूत करना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई CBI से लड़कर ममता 2019 की चुनावी जंग जीत पाएंगी? क्यों आरोपियों को बचाना चाहती हैं दीदी? ऐसे कौन से सबूत हैं जो कमिश्नर राजीव मिटाना चाहते हैं? इन्हीं सवालों पर होगी आज देश की बात। तो देश की बात में आज कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपनी चर्चा में। सबसे पहले चलूंगा मैं नरेंद्र तनेजा जी के पास। नरेंद्र जी, बीजेपी पर एक और हमला हुआ, एक बार फिर से CBI के दुरुपयोग का आरोप लगा है, लोकतंत्र की हत्या का आरोप लग रहा है। आखिर क्यों सर? तो देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है। आप देखिए, दो बड़े पॉइंट इसमें आते हैं। एक तो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस तारीख को ये आदेश दिए थे? 10 मई 2014। सत्ता में उस समय कौन था? कांग्रेस पार्टी, UPA थी। हम तो थे ही नहीं, हम तो सत्ता में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने करा, और कोर्ट कौन गया था? कांग्रेस पार्टी गई थी। CBI को आदेश हुआ, CBI अपना काम कर रही है। और CBI जो कमिश्नर के घर पहुंची है, उससे पहले उनको 20 दफे नोटिस भेजा गया, पत्र भेजे गए, फोन करे गए, सब कुछ करा गया। उसके बाद CBI गई है और उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो पूछने के लिए गई थी वहां पे। और लेकिन उनके बचाव में कौन उतर आया? मुख्यमंत्री खुद। एक शहर, पूरे प्रदेश में एक शहर के कमिश्नर, उसके यहां CBI पहुंचती है और उसके बचाव में मुख्यमंत्री उस प्रदेश की आ जाती है। समझना चाहिए क्या वजह है। क्या वो नहीं चाहती CBI को कुछ पता लगे, सरकार को कुछ पता लगे, देश के जनता को कुछ पता लगे। 40,000 करोड़ रुपए का वहां पे घोटाला है। उसको बचाने के लिए चीफ मिनिस्टर स्टेट की पहुंच गई उनके घर पे, और वहां जाके, और उसके बाद वो सवाल उठ रहे हैं जाकर के उनके साथ धरना दे रहे हैं। टाइमिंग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि एन चुनाव से पहले ही एक्टिव क्यों हो जाती है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, ये बिल्कुल आपने गलत कहा। ये जो नोटिस भेजे गए पिछले 4 महीने से जा रहे हैं। मुकुल रॉय, जो कि उस समय उनके साथ थे, ममता जी के साथ थे, उनकी कितनी दफे CBI ने तहकीकात करी या नहीं करी? तमाम 6 मंत्रियों की करी थी। तो अब ये का बात, इसके दूसरी बात, सरकार से इसका क्या लेना देना? CBI क्या कि वो सरकार का डिपार्टमेंट तो नहीं है। दूसरा जो बड़ा पहलू है जिसकी मैं बात करूं, अब क्या करा ममता जी जो हैं, वो इस तरह की राजनीति में, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री और ममता जी पूरा देश जानता है। अब ये सारी जो कोशिश हो रही है, वो ये दिखाना चाहती हैं कि राहुल गांधी ने जरूर जीत लिए होंगी 3 राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री मैं बनना चाहती हूं। देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आज उन्होंने संविधान, व्यवस्था, कानून, सुप्रीम कोर्ट, CBI, पॉलिटिकल नॉर्म, पॉलिटिकल सिविलिटी, सबकी होली जला रखी है, इसलिए कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। प्रधानमंत्री का दावा सड़क पे आकर के ठोका जा रहा है। तो ये लोग देख रहे हैं कि ये कोलिशन बन गया भ्रष्टाचारियों का। अब ये उसकी भी क्या बनना चाहती है, राहुल गांधी भी बनना चाहते हैं। 50 लोग प्रधानमंत्री बना। अब देश देख रहा है भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। तो देश जानता है, ऐसा तो है नहीं, देश में जानता है। हमारे देश में, एक बात मैं आखिरी लाइन कह रहा हूं, हाँ। हमारा देश सब कुछ बर्दाश्त करता है, हाँ। भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है दिग्बांशु, सत्याग्रह इसको दीदी ने नाम दिया है, लेकिन सत्याग्रह तो होता है असत्य के खिलाफ। क्या CBI जो जांच कर रही है वो असत्य के खिलाफ कर रही है? क्या घोटाला हुआ नहीं? क्या उसमें आरोपी नहीं है? क्या उसमें कमिश्नर राजीव जो हैं वो तो खुद SIT चीफ रहे हैं, क्या उनसे पूछताछ नहीं बनती है? तो ये कैसा सत्याग्रह है सर? ये कैसा सत्याग्रह है? देखिए, मैं जब बोलूंगा मुझे प्लीज पूरा बोलने दीजिएगा। पहली तो बात है, जब ये CBI वहां पर गया था संडे के दिन 30-40 लोगों को लेकर, तो वहां पे पुलिस तो पूछा गया था, सर्च आप क्या चाहते हो? सर्च करना चाहते हो या इंटरोगेट करना चाहते हो? सर्च वारंट उनके पास नहीं था। इंटरोगेट जो करना चाहता था, कोलकाता हाई कोर्ट इस 13 फरवरी तक स्टे ऑर्डर दिया हुआ है कि राजीव कुमार के साथ कोई इंटरोगेशन नहीं हो सकता। ये कोलकाता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है।
इसके खिलाफ अगर सीबीआई ऑफिसर्स जाता है तो क्या ये हाई कोर्ट को ओवर रूल करना है कि नहीं है? तो अगर ये करना कोई करे तो उसको रोका जाएगा कि नहीं जाएगा? और यहाँ पर जो बीजेपी का प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि कांग्रेस के जमाने में तो ये फाइल हुआ था, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये सीबीआई का जो मामला है, अरे उसके बाद तो 2014 साल में नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आकर बोल गए थे कि कांग्रेस विरोधियों के खिलाफ सीबीआई को यूज कर रहा है, हम आकर उसको सही करेंगे, आप चलाकर देख लीजिए वो वाला रिकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक और है, एक बात मैं बताना चाहता हूँ दिग्बांशु, मुझे एक बात बताइए। 14 जुलाई, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, 14 जुलाई, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, 14 जुलाई 2013 को नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट था, वहां पर उन्होंने बोला था रैम्पेंट मिसयूज ऑफ सीबीआई इज हैपनिंग, सेव द सेल्फ एंड गेट ओपोनेंट्स इन ट्रबल। ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट था। मेरी बात सुनिए, मैंने घूमकर आए हैं। आपकी इस दलील को अगर मैं मानूं कि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन हुआ था, तो देश में कानून है ना, कानून सम्मत है, कोर्ट्स हैं, आप कानून सम्मत, आप ये धरने पर बैठकर कौन सा संदेश देना चाहते हैं? आप इंटेरोगेशन ही नहीं कर सकते, यही तो स्टे ऑर्डर दिया था। तो सर आप धरने पर बैठ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर धरने पर बैठ जाएंगे इसके खिलाफ। अच्छा, एक बात बताए आपको, हाँ। ये जो 2 बार चिट्ठी भेजा गया था ना, ये चिट्ठी जो 2 बार भेजा गया था, एक मजे की बात सुन लीजिए। अच्छा, सीबीआई राजीव, और चिट्ठी में लिखा गया था, सीबीआई राजीव कुमार को, सुन लीजिए, 30 नवंबर को जो चिट्ठी लिखा गया, मैं एक बात सुन लीजिए ना, 30 नवंबर को जो चिट्ठी लिखा गया था उसमें बोला गया था कि 6 नवंबर को आपको आना है, और 12 दिसंबर को जो चिट्ठी भेजा गया था उसमें बोला गया था 2 दिसंबर को आपको आना है। यानी पहले चिट्ठी में आपको 30 नवंबर का चिट्ठी में 6 नवंबर को आना था, और 12 दिसंबर के चिट्ठी में आपको 10 दिन पहले आना था। तो बोलिए कैसे आदमी हाजिर होगा? आप मुझे बताइए। उसके बाद जिस दिन लीव में थे वो आप देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए, चलिए ये आज की बात नहीं है, हम जो जी बिजनेस में हम जो बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं ये आज की बात नहीं है कि ममता दीदी ने जांच में सहयोग नहीं किया है। हमने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है उसमें भी उसकी रिपोर्ट आई थी 2014 में। उस रिपोर्ट में भी एसएफआईओ ने यह साफ कहा था कि कोलकाता पुलिस, कोलकाता सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। उस समय भी पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए। तो ये आज की बात नहीं है सर दिग्बांशु, ये आज की बात नहीं है, ये 2013-14 से इस पूरे मामले को, इस पूरे भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की गई है, और ये पहली बार नहीं है। अच्छा, फिर मुझको जवाब देने दीजिए। अगर दबाने की कोशिश की गई है तो मदन मित्रा कैसे हाजिर हुए, अरेस्ट हुए? कैसे सुदीप बनर्जी अरेस्ट हुए? कैसे सृंजॉय बोस अरेस्ट हुए? कैसे तापस पाल अरेस्ट हुए? और ये एक ही मामले में जिसके लिए तापस पाल रोज वैली स्कैम में अरेस्ट हुए कि वो रोज वैली का जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें काम करता था, वही बीजेपी का जो अभी मंत्री है बाबुल सुप्रियो, वो भी रोज वैली का प्रोग्राम में गाना गाता था। लेकिन एक ही इशू को लेकर दो तरफ का रुख सीबीआई को हमें देखने को मिला। और जो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए नेक्स्ट राउंड में देखिए, प्रोफेसर दिनेश, मुकुल रॉय आज शारदा का एक केस में थे, आज मुकुल रॉय बीजेपी में आ गया तो सुधर गया। आज भारती घोष जिसके खिलाफ बीजेपी इतना बोल रही थी बंगाल में, आज भारती घोष आ गया है भाजपा में, तो आज कैलाश विजयवर्गीय बोल रहा है उनके खिलाफ झूठा मामला, तो यानी बीजेपी में जो जाएगा राजा हरिश्चंद्र बन जाएगा। पॉइंट नोटेड। दिनेश वाशने, प्रोफेसर दिनेश, आप बताइए इसमें वाम दल अभी, क्योंकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं हुई है वाम दलों की ओर से, आप हैं किस तरफ सर, ये तो बता दें आज, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्ष की रैली बुलाती हैं। दीपक डोभाल जी, हमारा वाम दल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और हम साफ कहते हैं कि एक तरफ तो निरंकुश शासन चल रहा है भारत सरकार का, आईटी, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ राजनीतिक औजार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी करप्ट को शील्ड करना चाह रही हैं, और शारदा स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। चाहे वो मुकुल राय हो जो अब बीजेपी में आके गंगा नहा लिए, चाहे वो हेमंत विश्वास शर्मा हो जो कि आसाम सरकार में बीजेपी के मंत्री हैं, उनके यहाँ भी सीबीआई की ऐसी रेड पड़ जानी चाहिए। चाहे वो अमित शाह के बेटे जय शाह हों, चाहे वो महेश शाह हों, इन सबके खिलाफ रेड होनी चाहिए। प्रश्न पता है क्यों उठ रहा है? प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि सीबीआई की वर्चस्व पे एक बहुत बड़ा हमला इस सरकार ने अपनी निरंकुश शासन के दौरान किया, मोदी सरकार ने, जब रात को 12 बजे नहीं सर, उसमें विद्रोह करवा दिया। हाथ में लड्डू नहीं सर, आज ममता दीदी पे स्टैंड क्लियर करिए सर। एक मिनट दीपक जी, 1 मिनट प्लीज, मेरे को 1 मिनट, आधा मिनट और लूंगा बस। देखिए, एक तरफ ये गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई है,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड सुधाकर रेड्डी ने आज प्रेस स्टेटमेंट भी इशू किया इस पे कि हम चाहते हैं कि सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस हैं, राज्य और केंद्र के जो फेडरल कैरेक्टर के अंदर राज्य में जो संबंध हैं, उनको पुनः परिभाषित करने के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, क्योंकि इस पे पहले भी 3 कमेटियां रिपोर्ट दे चुकी हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता, सजेशन आपका ठीक है सर, लेकिन अपना स्टैंड आप पॉलिटिकल स्टैंड मुझे बताइए। आप ममता बनर्जी के पर ये जो कार्रवाई हुई है या जो धरने पर बैठी है, आप उनके साथ हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? हम भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं, परंतु हम जिस तरह से सीबीआई का राजनीतिक निरंकुश प्रयोग किया जा रहा है विरोधियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ हैं। एक भी आदमी बीजेपी का जितने पकड़े गए, किसी के खिलाफ आज तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई पिछले 4.5 साल में। दीपक डोभाल जी, एक तो गिनवाइए, 16,000, 50,000 80 करोड़ कैसे बन गए, 1,30,000 करोड़ कैसे बन गए, 32 करोड़ 240 करोड़ कैसे बन गए, कौन पार्लियामेंट में मिलकर शांतनु जी उसको मालिया को भगवाता है। ठीक है प्रोफेसर दिनेश, मैं आऊंगा आपके पास। सीबीआई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऑलराइट सर, मैं आऊंगा आपके पास। शांतनु सेन सर, आप तो सीबीआई में रहे हैं सर, और सीबीआई बार बार घूम फिर के एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाती है, और फिर तमाम तोपें जो हैं वो सीबीआई की ओर कर दी जाती है, और कहा जाता है कभी तोता कहा जाता है तो कभी कुछ कहा जाता है। इस पूरे मामले में आप सीबीआई का रोल क्या देखते? क्या जो वहां पर टीम गई थी, 40 लोगों की टीम, क्या वो अपना काम नहीं कर रही थी? क्या वो कानून सम्मत नहीं था, या सीबीआई को और होमवर्क करना था जो वहां पर क्लैश जो हुआ वो देखने को नहीं मिलता? सीबीआई तो बड़ी मुसीबत में पड़ गई और सीबीआई का नाम बहुत खराब हुआ। देखिए, ऐसे मामले सीबीआई के पास आते रहते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो 160 का नोटिस जब दिया जाता है तब उस नोटिस की तामील होनी चाहिए, और अगर तामील नहीं होती है तो सीबीआई को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सीबीआई तुरंत उस कोर्ट में जाए जहां उसकी एफआईआर दर्ज है, और कोर्ट से जजमेंट ऑर्डर मांगे कि देखिए, हम इस एफआईआर जो आपके यहाँ दर्ज है, जिसकी आपने कॉग्निजेंस ली है, इसमें तफ्तीश में अड़चन आ रही है। तो ये नोटिस अगर 2017 में दिया गया था, जो आपके डिबेट में मुझे पता लग रहा है, तो 2019 तक सीबीआई ने क्यों नहीं काम किया? ये दौरान जो 2 साल का इंतज़ार रहा, इसी से लोग कह रहे हैं सीबीआई पर उंगली उठा रही है। ये सीबीआई अब अपना काम एज ए प्रोफेशनल एजेंसी नहीं करती है। मुझे याद है, मैं जब तफ्तीश कर रहा था, मैं एक यूनियन मिनिस्टर को चाहता था क्वेश्चन करने के लिए, और वो कल्पनाथ राय थे, और उन्होंने हमारी 160 की नोटिस को माना नहीं, फेंक दिया। हमारे ऑफिसर गए तो उनको गाली गलौज करके निकाल दिया। मैं फॉरेन कोर्ट गया, और कोर्ट भी दिल्ली का स्पेशल कोर्ट था, और कोर्ट में माहिर जज थे, स्पेशल जज जस्टिस धिंगरा, और उनको मैंने सारी बात बताई, सारी बात सबूत दी। उन्होंने कहा इसको तो पकड़ना ही है, आप उसे अरेस्ट करिए, और मैंने उसे अरेस्ट किया, और वो फौरन किया। तो अब सीबीआई ने जो 2 साल इंतजार किया, इसमें सीबीआई का नाम खराब हुआ। ठीक है सर। और मुझे बड़ा खेद होता है ये कहते हुए कि सीबीआई के लास्ट 10-12 साल से क्रेडिबिलिटी जो गिरी है, इसमें सारे सरकार जो लास्ट 14 साल से यहाँ पर हैं, उनका हाथ है। इतनी महान, इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसने इतना नाम कमाया था 55 साल में, उसका लास्ट 20 इयर्स में क्या हाल कर रखा है, और इस बात का बहस नहीं हो रहा है। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। एक महकमा, ठीक है सर, जिसको सीबीआई की अंदरूनी हालत हम चर्चा करेंगे, फिर कभी करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा वापस हम मुद्दे पर लौटते हैं। एलन राव, आप मुझे बताएं, इस पूरे मामले में सर, आप जो पुलिस का पक्ष है, पश्चिम बंगाल पुलिस का जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। हाँ ठीक है सर। एलन राव सर, मुझे बताइए, जिस पूरे मामले में जो पुलिस जो कह रही है, जो पश्चिम बंगाल पुलिस कह रही है कि सीबीआई के पास वारंट नहीं था, फिर उन्होंने बोला कि इंट्रोगेशन होगा या
पूरी तरह से बातचीत होगी या पूछताछ होगी, ये भी नहीं क्लियर किया था। इस पूरे मामले में जो पुलिस का पक्ष है उसकी भूमिका पर भी सवाल निशान लग रहा है, क्योंकि एक सेंट्रल एजेंसी ऑर्डर्स लेकर आती है, वो आनन फानन में तो गई नहीं वहां पर। वो पूरे कई सालों से बीते, जैसा कि अभी तनेजा जी ने भी बताया कि एक नोटिस नहीं कई नोटिस दिए जा चुके थे कमिश्नर राय को और राजीव को, और आज तक उन्होंने सीबीआई के सामने हाजिर होने की वो हुए नहीं, आज तक नहीं हुए। यानी कि वो अब बार बार सेंट्रल एजेंसी ये दावा करती रही है कि राजीव राय बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, जबकि जो एक सिरा जो है वो उनकी, अगर ये पूरी उलझी हुई डोर है तो उसका एक सिरा जो है राजीव राय के पास है, क्योंकि एसआईटी के चीफ वही थे। सारे जितने भी बड़े बड़े जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो राजीव राय के अंडर में ही हुई हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस समय खुद इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए था उन्हें, और यह मामला फिर इस तरह से आगे बढ़ता तो ज्यादा अच्छा होता? देखिए दीपक जी, मैं अब बड़ा क्लियर कर दूं कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा राइट है एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीबीआई जैसे भी वहाँ गए हैं तो उनको वहाँ इन्वेस्टिगेशन करना कोई रोकना नहीं चाहिए था, और जो कमिश्नर साहब हैं उनको भी उनके साथ सहयोग करना चाहिए था। जैसा कि बताया गया है कि कई बार उनको नोटिस देने के बावजूद भी वो शामिल नहीं हुए इन्वेस्टिगेशन में, तो ये एक सीरियस बात है। एक पुलिस ऑफिसर को ऐसे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर नहीं करना चाहिए, जबकि खास तौर से ये बात हो कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, कुछ दस्तावेज मिले नहीं, कुछ काफ़ी दस्तावेजों के बारे में सीडी है, दूसरा और डॉक्यूमेंट्स है, उनके बारे में जब तक बताएंगे नहीं सीबीआई को कौन क्या डॉक्यूमेंट कहाँ है किस प्रकार से, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कहाँ कैसे करेगी। तो सीबीआई का वहाँ जाना बड़ा उचित है। उसमें देखिए इंटरोगेशन करना या पूछताछ करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन जैसे शांतनु सेन साहब ने भी कहा, आई एग्री विद हिम, कि अगर बार बार बुलाने पर भी अगर वो नहीं आते हैं तो फिर हमारे पास रास्ता इन्वेस्टिगेशन का यही है कि कोर्ट को जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए जी हमने इतनी बार उनको बुलाया है लेकिन ये जानबूझ कर ये अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट उनको डायरेक्शन देगी, और डायरेक्शन के बाद में नहीं होगा तो फिर देन वारंट ऑफ अरेस्ट करने के बाद में उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा हुआ है कि सीबीआई ने अपना, सीबीआई को पावर है, ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने बिना पावर के गया है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत वास्ट पावर है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे गए थे। लेकिन पुलिस, जो वेस्ट बंगाल पुलिस और कमिश्नर साहब ने जैसा भी वहाँ पे बर्ताव किया, वो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं उसको ठीक नहीं समझता हूँ, और ये वास्तव में निंदनीय है। ये क्लियर कट ऑब्स्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट ड्यूटीज ऑफ सीबीआई है। तो इसके लिए उनको एक कंप्लेंट करनी चाहिए, और उसके बाद अगर उस कंप्लेंट पे भी एक केस दर्ज नहीं होता है, देन कोर्ट को रिक्वेस्ट करके उस पर प्रॉपर एक केस इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। हैम्परिंग दी ड्यूटीज ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शंस उसमें करने के लिए ये एक सिंपल ये तरीका होना चाहिए था। लेकिन वो अब सुप्रीम कोर्ट गए, देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में क्या ऑर्डर। ठीक है अवधेश जी मुझे ये बताइए, एक तरफ नीति है, एक तरफ तंत्र है, एक तरफ शासन है, और इन सब के ऑपोजिट है राजनीति। आप ये पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर का मानते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट मानते हैं, या फिर इसे राजनीतिक एजेंडे से आप देखते हैं, राजनीतिक नजरिए से आप देखते हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अंततोगत्वा 2019 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में आप कितना प्रतिशत राजनीति समझते हैं और कितना प्रतिशत ये शासन और तंत्र का और कानून का मामला है? देखिए, मैं अब रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक छोटी सी एक शेर जो है मैं पढ़ा, वो बोले रावण को जलाकर आ रहे नाचीज, यूं लगा कानून से बचा अपराधी को खुद छिपा कर चले आ रहे हैं। तो अब इस पंक्ति में ही जो आपके प्रश्न है उसका उत्तर निहित है। देखिए, मैं सीबीआई गलत है सही है ये इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन क्या किसी प्रदेश की पुलिस को यह अधिकार है कि सीबीआई के अधिकारी कहीं पहुंचे तो उनको जबरन हाथ पकड़ के अपराधी की तरह खींच के कार में बैठा के हिरासत में लिया जाए, थाने में बैठाया जाए? क्या किसी राज्य की पुलिस को यह अधिकार है कि वहां के ज्वाइंट डायरेक्टर के घर को घंटों घेरे रखे जैसे वो एक क्रिमिनल हो?
क्या किसी प्रदेश की पुलिस को यह अधिकार है कि वहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जो रीजनल ऑफिस है सीबीआई को उसको घेर दे और सेंटर को कर्मियों को सुरक्षा देने के लिए सीआरपीएफ लगानी पड़े वहां? क्या मुख्यमंत्री इस प्रकार से कहें कि हमारे फोर्स ने ठीक काम किया है, हम चाहते तो गिरफ्तार भी कर सकते थे लेकिन छोड़ रहे हैं? तो ये सब चीजें बताती है कि देश के कानून को, भ्रष्टाचार की जांच को एक नासमझ राजनीति की बलि वेदी पर चढ़ाया गया है। जो अभी टीएमसी के समर्थक कह रहे थे कि उनको जो है इंटरोगेशन पर हाई कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है, वो ये बात कहना भूल गए कि उसी में हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको सीबीआई के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। केवल इंटरोगेशन पर रोक है, उसमें कहा हुआ है कि इनको क्या वो कर रहे थे। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि क्यों आखिर ये प्रश्न उठता है कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए क्यों इस ढंग से वो उतावली हुई, वहां तक उनके घर तक गई, वहीं बैठक की और धरना दे रही है। देखिए ये जो कमिश्नर साहब हैं, जब 2013 में इसकी एसआईटी बनी थी उसके हेड थे ये, तो जो सुदीप्तो सेन है जो शारदा के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने अरेस्टिंग में जो बताया है कि हमारी एक डायरी, हमारा लैपटॉप, हमारा फलाना, हमारा ये सब चीजें वो बरामद करके ले गए थे। लेकिन सीबीआई को जब सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा तो बरामदी लिस्ट में वो सारे सामान नहीं थे। तो उनसे इस बारे में लगातार सीबीआई कोशिश कर रही थी कि भाई ये चीजें, डायरी, ये लैपटॉप, ये पेन ड्राइव, ये सब चीजें, ये कागज, ये कहां गए हैं, ये हमको चाहिए। कुछ पत्र थे, वो लगातार इसको दे नहीं रहे हैं। मेरा अपना मानना है ये देश को पता है कि सुदीप्तो सेन ने शारदा चिट फंड से या रोज वैली से जिस प्रकार से टेलीविजन चलाया गया, उस टेलीविजन में ममता बनर्जी की पार्टी का प्रचार होता था, जिस प्रकार से चुनाव में खर्च हुए, तो ममता बनर्जी शायद इसलिए सक्रिय है कि इनके पकड़ में आने से टीएमसी के अनेक नेता उसमें आके फंस सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक गंदी राजनीति है, ये अलोकतांत्रिक है, संविधान विरुद्ध है ये। ठीक है नरेन जी कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ बहाना है, जवाब देना है। हाँ देखिए, नहीं मैं एक एक करके आऊंगा सर, सबके पास आऊंगा। नरेन जी हाँ। नहीं देखिए, ये कहा गया कि सीबीआई को अधिकार नहीं था कि जाके पुलिस कमिश्नर को जाकर बातचीत उनसे करें या उनसे, तो किसने रोक लगाई थी उस पर? कोई रोक नहीं है। ये कहा गया उसके लिए कि वारंट, उसकी जरूरत थी, वारंट की कतई कोई जरूरत नहीं थी। आप उठा करके जो सेक्शन 156(1) ऑफ द सीआरपीसी है उसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है, कानून है, ये देश कानून से चलता है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी उठ के आती है वो ये आती है कि भाई ऐसा क्या बात थी, अगर मान लिया कुछ हो रहा है आप उसको लेकर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री उस कमिश्नर के घर पहुंच जाए, ऐसा क्या है? ऐसी क्या बात है उस पुलिस कमिश्नर के पास? ऐसी क्या चीज है वो जानते हैं? वो कौन सी डायरी है, वो कौन से दस्तावेज है, वो कौन सी पेन ड्राइव है, वो कौन सी सूचना है जो वो जानते हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री प्रदेश की एक पुलिस कमिश्नर के घर पहुंच गई और वहां जाकर के उसके बचाव के लिए आज धरने पे बैठी हुई है। बिल्कुल। लेकिन नरेन ये जो 40,000 करोड़ रुपए की कहानी है, ये क्या? एक सेकंड प्रश्न इस बात का उठता है कि ये जो इतना बड़ा स्कैम हुआ, यही तो वजह है। उसके लिए आप सोचिए, घर पहुंच जाना, वहां बैठक करना, उस कमिश्नर का बाद में धरने पे बैठना। इस देश में संविधान को यह मानती है या नहीं मानती है? ये जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था सड़क पर आकर के राजपथ पे। प्रश्न ये उठता है कि ये ऐसे लोगों के साथ जो भी खड़ा हो रहा है, मैं वार्षिणी जी को मैंने सुना, वो प्रोफेसर है। अरे आपकी पार्टी को तो ममता बनर्जी ने क्या किया था आपको तो पता होना चाहिए। संविधान का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। आप बीजेपी पे निशाना साधते जरूर साधिए, लेकिन उस प्रोसेस में आप ये देखिए सत्य और जो भ्रष्टाचार हुआ, वो जो करोड़ों गरीबों का पैसा है, वो करोड़ों गरीबों का जो 40,000 करोड़ रुपया है, उसकी आपको चिंता नहीं है वार्षिणी जी? है ना? आप छोड़िए राजनीति को, उन गरीब का तो चिंता करिए। आप तो अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं, इसलिए कि आपको बीजेपी पर निशाना साधना है। आपने गरीबों का, करोड़ों गरीबों का पैसे का भी आपने तिलांजलि दे दी। ये कैसी राजनीति है? हमारी जो बात है सीधी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सीबीआई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, सत्य की खोज कर रही है और इस पर पूरा देश जो है वो सीबीआई के साथ है। भ्रष्टाचारी जो है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा। सीबीआई का निरंकुश ढंग से विरोधियों को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। दिवांशु शांतनु सेन जी ने भी वही बात कही कि 2 साल से ये। दीपक जी मुझे कहने दीजिए। हाँ दिवांशु बहुत सारा सवाल
प्रोफेसर दिनेश, इसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं, प्रोफेसर दिनेश, इसके बाद बस दिबांशु को सुन लीजिए। हाँ दिबांशु, एक सेकंड जल्दी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सबसे पहली तो बात है, जब शारदा चिटफंड घोटाला सामने आया, ममता बनर्जी का ही सरकार था जिन्होंने कश्मीर से सुदीप्तो सेन को अरेस्ट किया था। मेहुल चोकसी नीरव मोदी की तरह उसको विदेश में भागाने में सहायता नहीं किया। तो आज क्यों डर रही है? दूसरी बात है, ममता ने अपनी सांसद कुणाल घोष को अरेस्ट किया था। तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना सर, किसी को तो आपने नहीं रोका, मुझे बोलने दीजिए ना। कैसा न्याय है सर? यहाँ तो न्याय एक थोड़ा सा रखिए। कुणाल घोष अपना सांसद, उसको ममता बनर्जी की सरकार ने अरेस्ट किया, और बाकी जो नेता थे, उनका नेता जब अरेस्ट हुए, सांसद विधायक जब अरेस्ट हुए, मंत्री जब अरेस्ट हुए, तब तो ममता बनर्जी ने अपने पॉलिटिकल ये किया था, ऐसा तो धरना फरना नहीं किया था। तो क्यों किया? अब देखिए, मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय का, जो है 2018 का सितंबर महीना का, जहां पे मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय मुकुल रॉय को बोलते हैं, मैं अभी अध्यक्ष जी के पास जा रहा हूं, कुछ बोलना है तो बोलिए। तो मुकुल रॉय बोलते हैं, इस पश्चिम बंगाल का 4 आईपीएस ऑफिसर को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, इनको डराना पड़ेगा। मेरे पास ये ऑडियो है, अगर आप सुनना चाहते हैं मैं आपको सुना सकता हूं। और उसके बाद मुकुल रॉय डिक्टेट करते हैं उनको कि इनकम टैक्स के जॉइंट डायरेक्टर के पद पे, क्या ये पद पे मुझे ये ऑफिसर चाहिए। और कैलाश विजयवर्गीय उनको रिपीट करते हैं, आप मुझको नाम टेक्स्ट कर दीजिए, मैं अमित शाह को जाकर दे दूंगा। ये भयानक ऑडियो टेप आने के बाद अगर ये काम होता है, अगर यही आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ व्यवस्था होता है, कुछ कार्रवाई होती है, तो हम तो पूछेंगे ये क्या 4 महीने पहले का ये साजिश है जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन लीक हो गया था? मेरी बात सुनिए दिबांशु, अगर ममता बनर्जी इस जांच में सहयोग करती, अगर पुलिस कमिश्नर इस जांच में सहयोग करते, तो इसमें कौन सी नेगेटिव चीज आपके इसमें जारी थी? ये एक भ्रष्टाचार की बात है। आपने खुद ही कहा कि ममता बनर्जी के रूल में ये इनिशिएट किया गया, एसआईटी के चीफ उस समय खुद कमिश्नर थे। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है दिबांशु? हेलो, चलिए प्रोफेसर दिनेश आपके पास में आना चाहता हूं। दिबांशु के बाद चलेंगे, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं हमारी जा रही है। प्रोफेसर दिनेश, जैसा कि नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं, जैसा नरेंद्र तनेजा कह रहे थे कि ये गरीबों से ये सर लाखों गरीबों की कमाई का मसला है सर, उनकी कमाई, उनकी गाड़ी का। आप जानते हैं इस पूरे घोटाले के खुलासे के बाद किस तरह से आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ, ये सर आप हम सब जानते हैं। तो ये एक ऐसा इश्यू है सर जो कि हाशिए पर पड़े हुए इंसान से रिलेटेड। सुनिए, हाँ दीपक जी, बंगाल की सड़कों पे शारदा चिटफंड स्कैम और रोज वैली के स्कैम के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा संघर्ष किया है तो वामपंथी पार्टियों ने ही किया है। परसों दिल्ली में भी शनिवार को पर्ल का जो चिटफंड वाला था उसके खिलाफ हमने 9000 का प्रदर्शन किया है, जिसको मोदी सरकार बचा रही है, जो इनके एक सहयोगी पार्टी के नेता हैं जिनका वो कंपनी है। 7000 करोड़ का स्कैम है, उसमें भी 12-14 हजार परिवार उसमें शामिल हैं। हाँ। और हर राज्य में शामिल हैं। तीसरी बात, अगर तनेजा जी ये कहते हैं कि ये संविधान की रक्षा करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी केरल में जाके साबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की धज्जियां उड़ा देते हैं उसकी, और कहते हैं अमित शाह जी कि बहुत सारी जगह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं मानी गई, जबकि हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जगह अक्षरता हर जगह जजमेंट मानी जानी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सीबीआई गुजरात में जो महेश शाह के पास 13,000 करोड़ रुपए मिले नोटबंदी के बाद, उसका एक नाम नहीं लेती। ये सीबीआई उसका नाम नहीं लेती जय शाह का। ये सीबीआई 1 करोड़ के 30 करोड़ बन जाते हैं, उसका नाम नहीं लेती। मेरी बात सीबीआई महाराष्ट्र के एक एमएलए की गाड़ी में 200 करोड़ रुपए के नए नोट मिलते हैं, उसका नाम नहीं लेती। आपने खुद कहा कि रोज वैली और शारदा के खिलाफ बिल्कुल आपने स्कैम के खिलाफ आपने खुद कहा सर कि आपने इन दोनों स्कैम्स के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। और अगर आज सीबीआई अपना काम कर रही है सर, तो इसमें आपको राजनीति क्यों दिख रही है? इसमें आपको राजनीति क्यों दिख रही है सर? बीजेपी और टीएमसी वाले, आप खुद कह रहे हैं कि आपने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, कोर्ट में लड़ाई लड़ी है इस मामले पर। अगर ममता बनर्जी के खिलाफ अब भी लड़ रहे हैं। हाँ, तो अटैक हो रहे हैं। अगर उलझी हुई डोर सुलझ रही है, कानून सम्मत तरीके से सुलझ रही है, तो फिर आप लोगों को परेशानी क्या है? आपको हर बात पे पॉलिटिक्स क्यों दिखती है? सिर्फ एक मेरी बात सुनिए दीपक जी, कानून सम्मत तरीका तो वहां भी बनता है ना, जब 50,000 के 80 करोड़ हो जाते हैं।
वहां भी तो बनता है ना, जब 13,800 करोड़ का ईटीवी पे आके वो कहता है कि बड़े बड़े लोगों के पैसे हैं। वहां भी तो बनता है ना, जब एक बैंक के डायरेक्टर अमित शाह जी हैं और डायरेक्टरेट में, और वहां पे 750 करोड़ रुपए 5 दिन में जमा हो जाते हैं। नहीं सर, आप रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए सर, तरीके से काम नहीं कर सकती। आप किसी भी चीज को किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, आपको आजादी है। लेकिन मेरी अपेक्षा यह है कि इस मसले पर डबल स्टैंडर्ड नहीं सर, ईडी को और सीबीआई को आप निरंकुश तरीके से नहीं कर सकते। और सब जानते हैं कि आलोक वर्मा को क्यों हटाया गया, राफेल की इंक्वायरी ना हो जाए। ठीक है, ओके। अवधेश जी बार बार पॉलिटिक्स पे बारी आ रही है, क्योंकि आपसे मैं पॉलिटिकल एंगल से ही सवाल पूछूंगा। एक बार ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सरकार पर ये जो पूरा का पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है, इससे ममता बनर्जी एक तो खुद को प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, महागठबंधन या जो भी गठबंधन हुआ है अभी, उसमें वो खुद को प्रोजेक्ट करना चाहती हैं कि वो पूरे दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद की विपक्ष की ओर से, और उनकी दावेदारी पर लग रहा है कि उनकी तरफ से इस धरने से मुहर लगेगी। उनका ये सोचना कहा जा रहा है ऐसे पॉलिटिकल हलकों में। आपको क्या लगता है, विपक्ष की राजनीति के लिहाज से ममता बनर्जी का ये जो धरना है, ये राजनीति पर कितना इंपैक्ट डालेगा, और क्या वाकई में ये कद बढ़ाएगा विपक्ष में ममता बनर्जी का, या फिर एक तरह से रिस्क ले लिया है ममता बनर्जी ने बिना किसी मुद्दे को हवा में उछाल के? नहीं, देखिए, ये जो एक पंक्ति है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। देखिए, ममता बनर्जी चाहे वो विपक्षी नेताओं का सम्मेलन बुला करके, रैली बुला के हो, या इस घटना के द्वारा हो, दिल्ली में अलग अलग नेताओं से मिलके हो, अपने को नरेंद्र मोदी के समानांतर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें कहीं को दे मत नहीं है। ये भी जो घटना है, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार की एजेंसी के खिलाफ मैं उसके खिलाफ लड़ सकती हूं, धरने पर बैठ सकती हूं, एक सीमा जहां तक जाना हो जा सकती हूं। और संजोग ऐसा है समय कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करनी है, इसलिए ऐसी पार्टियां जो इसी शारदा घोटाले में, रोज वैली मामले में ममता बनर्जी का विरोध कर चुकी है, खासकर कांग्रेस पार्टी, वो सब आज उनके साथ आने को मजबूर हो गई हैं। तो यहां तक तो ममता बनर्जी की सफलता दिखाई देती है कि सब उनका सपोर्ट करने के लिए बाकी पार्टियां मजबूर है। लेकिन यह एक ऐसा आचरण है जिसको देश की विवेकशील जनता स्वीकार नहीं कर सकती है, क्योंकि किसी के गले यह नहीं उतरता है कि एक कमिश्नर को सीबीआई की पूछताछ से बचाने के लिए कोई मुख्यमंत्री इस सीमा तक कानून हाथ में कैसे ले सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसका अभी तो राजनीतिक मैसेज है, लेकिन ये वोट में परिणत होगा, ये मुझे इसमें संदेह है। आज एक कठिनाई उनके सामने और है, और ये सच है। हाँ। क्योंकि दिनेश जी की जो पार्टी है, या वाम मोर्चा है, कांग्रेस है, उन सब को पछाड़कर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। यह भी एक ममता के सामने चुनौती है। लेकिन इस सब के लिए सीबीआई को निशाना बनाना, इस ढंग से मुख्यमंत्री का बनाना, यह बिल्कुल दुखद है। ये ठीक है। शांतनु सेन, मैं आपके पास नहीं आया, मैं आपसे कम शब्दों में एक बात समझना चाहूंगा। अब सीबीआई के पास कौन से ऑप्शंस बचे हैं सर? क्योंकि इस मामले को आगे बढ़ाना, इसका पटाक्षेप करना जितनी जल्दी होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। उन तमाम लोगों के न्याय के लिए बहुत जरूरी है इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना। लेकिन ये मामला अभी टेक्निकल इश्यूज में फंस गया है, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, कल सुनवाई भी होगी। लेकिन अभी सीबीआई के पास कौन से ऑप्शन है सर? ये 2013 से तफ्तीश है, कुछ चार्जशीट्स इसमें लगे हैं, और अब भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। तो सीबीआई को तो एक इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप करना है, और दूसरी बात है, सीबीआई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतज़ार करना है, क्योंकि सीबीआई को तो एविडेंस चाहिए, और जो डायरीज एंड पेन ड्राइव्स एंड अदर साइबर डॉक्यूमेंट्स जो सीबीआई को जरूरत है, इसमें सीबीआई ने काफी देर लगा दी। पहले ही सर्च वर्च करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए थे अपने हाथ में। खैर, देर तो हो ही गई है। अब इसको जल्दी से सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और इसके लिए जो भी काम करनी चाहिए वो सीबीआई को सामने आके करनी पड़ेगी। ये सीबीआई के खिलाफ जो चार्ज है, ये दुरुपयोग का, ये सीबीआई को खत्म कर देना है। ठीक है।
ठीक है सर। एल एन राव सर, अब मैं यही सवाल आपसे आऊंगा। अब पुलिस के पास क्या ऑप्शंस हैं सर, क्योंकि अब सारी डायरी और पेन ड्राइव और ये सब चीजें तो कहा जा रहा है कि चार्जशीट इसमें दायर हो चुके हैं। पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम के खिलाफ भी 11 जनवरी को आरोप पत्र दायर हुआ है इसमें। हाँ ठीक है सर। एल एन राव सर, हिमंता विश्वास शर्मा, मुकुल राय को नहीं करेंगे कुछ भी। एल एन राव, उसका नाम भी शारदा चिटफंड में आया हुआ है। हिमंता विश्वास शर्मा जो आसाम सरकार का मंत्री, एल एन राव सर को सुन लेते हैं, जो बीजेपी का उत्तर पूर्व का इंचार्ज है। इनको प्लीज बंद कराइए। हाँ, प्रोफेसर दिनेश सुन लेते हैं एल एन राव सर। आप जरा दूसरों को भी सुनने दीजिए। देखिए, पुलिस का जो आप पूछ रहे, मैं समझता हूँ वेस्ट बंगाल पुलिस इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन को एज पर लॉ करवा देना चाहिए और कोई इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस नहीं करनी चाहिए, वरना उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है इसमें। तो पुलिस को चाहिए कि वो सीबीआई की मदद करे। और जैसा कि आप बता रहे थे कि पीछे ऑर्डर भी है कि उनको हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है कि ही शुड कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मदद नहीं करेंगे तो कैसे सच्चाई पता लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पुलिस और सीबीआई के आपस में तालमेल रहे, और ये इस प्रकार की सिचुएशन जो हुई है अनवारंटेड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको अवॉइड करना चाहिए था। और सीबीआई को भी चाहिए कि जल्द से जल्द अपने, जैसे शांतनु सेन साहब ने कहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करे और रियल ट्रूथ है वो लाए सबके सामने। और सीबीआई की साख जो अभी है वो बहुत जरूरी है कि सीबीआई वास्तव में पहले की तरह की, लोग विश्वास करते हैं सीबीआई पर कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन स्किल अच्छी है और ये सही इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो चीज़ अभी जनता के सामने लाना चाहिए इस बात को। और ये भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को इसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश में हर बात पे कोई ना कोई राजनीति है। नरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन फिलहाल कड़क सवाल का जवाब लेने का वक्त हो चुका है। हमने अपनी देश की जनता से कड़क सवाल पूछा था, क्या इस सियासी ड्रामे से ममता बनर्जी को चुनाव में फायदा होगा, और रिजल्ट हमारे सामने हैं। सिर्फ 14% लोग कह रहे हैं कि हां फायदा कहीं होगा, लेकिन 86% लोग ये मानते हैं कि नहीं, कोई सियासी फायदा नहीं होगा। नरेंद्र तनेजा जी, आपका रिएक्शन सर। जी, मुझे कंप्लीट करना है। देखिए, जो सारा शोर है, इसके जो सारा शोर है, इसमें दो ही चीजें मायने रखती हैं और दो ही चीजें सत्य हैं। एक तो ममता जी बहुत घबराई हुई हैं, क्योंकि डायरी, पेन ड्राइव, 40,000 करोड़ गरीब आदमियों का जो खाया है इन सारे लोगों ने मिलकर, जो महाभोज किया है, कि अब जो है वो कोई ना, अब वो मामला जो है नज़दीक आ रहा है और वो एक्सपोज होने वाली है, पार्टी एक्सपोज होने वाली है। वो इस तक घबरा गई है कि कमिश्नर के घर बैठ गई। आप अंदर, जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, घबराहट कि पकड़े जाएंगे, अब ये बच नहीं सकते। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके हेलीकॉप्टर को नहीं आने देना, भारतीय पार्टी के माननीय अध्यक्ष जो है उनको वहां नहीं रैली करने देना, ये सब स्पष्ट दिख रहा है कि उनके नीचे की जमीन जो है वो फिसल गई है और वो बंगाल की खाड़ी में जा चुकी है। वो मान रही है इस बात। तो घबराहट एक तरफ भ्रष्टाचार के लिए पकड़े जाने की, और दूसरी तरफ जो उनकी राजनीतिक जमीन है उसका फिसल जाना, इसलिए सब कुछ दिख रहा है। बाकी सारा नाटक है। इनको कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। इनके जो लोग जो अभी टेलीफोन इनको कर रहे हैं, ये सब इनको छोड़े। इनको पता है जो आदमी भ्रष्टाचार में होता है देश उसका साथ नहीं देता। जो सारे भ्रष्टाचारी आज मिल रहे हैं, लेकिन समय की बात है, देश इन लोगों को माफ नहीं करेगा। ठीक है दिव्यांशु, क्विक रिएक्शन आपका। पब्लिक ने खारिज कर दिया, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। दिव्यांशु, ममता बनर्जी को पब्लिक ने खारिज कर दिया है, इस पर आपका रिएक्शन। तब मैंने जब बोला था, मुझे थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम हुआ था, मैं सुन नहीं पाया पूरा सुना। तो मेरा जो बोलना है, डरा हुआ है भाजपा, इसीलिए सबको आखिरी जाने के पहले सबको परेशान कर रहा है कि अगर, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह को पता है कि अगर नया सरकार आता है तो सबसे पहला जेल जाएगा जय शाह, क्योंकि उनका तो सवाल बना हुआ है। सबसे पहले जो काम किया है, राफेल से लेके जितना भ्रष्टाचार का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 70 करोड़ का जमीन कैसे हेमा मालिनी को 1,75,000 रुपया में मिल जाता है, इसका सारे सवालों का जवाब ढूंढा जाएगा। इसलिए वो लोग घबराए हुए हैं। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। प्रोफेसर दिनेश, ममता बनर्जी ने 19 जनवरी को जो सबको मिला दिया था, उसका बदला लिया जा रहा है और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है। कितना कर सकता है, कर सकते हैं आप लोग। 40,000 करोड़ रुपए गरीबों का वापस कर दें कृपया। प्रोफेसर दिनेश, देखिए, हमारा ये, अरे हमारी सरकार तो वापस करने का ही काम कर रही थी। सीट हो गया 10,000 लोगों को तो वापस भी किया। ठीक है दिव्यांशु, हो गया। स्कैम ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट होके, और जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो उनको वापस मिलना चाहिए, चाहे कोई भी अरेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो। पर एट द सेम टाइम
ये जो इन्वेस्टिगेशन हैं, ये जो जांचें, ये सिलेक्टिव नहीं हो सकती। आप एक साइड कोई स्टैंड लें और एक साइड कोई स्टैंड लें। एक साइड कहते हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे और साबरीमाला में धज्जी उड़ाते हैं। क्या पब्लिक ओपिनियन से सहमत हैं कि इसमें जो पॉलिटिक्स कर रही है ममता, वो खारिज हो जाएगी 2019 में? पब्लिक पोल पर सर रिएक्शन दीजिए ना। पीछे फोटो खिंचवाते हैं सर, पब्लिक पोल पर रिएक्शन दीजिए में अरुण जेटली जी से मिलता है, सीबीआई किसी को इंटेरोगेट नहीं करती। पब्लिक पोल पर रिएक्शन दोनों में कहते हैं, हम पहले ही कह रहे हैं कि देश के फेडरल कैरेक्टर को देखते हुए, संघीय ढांचे को देखते हुए, देश में राज्य और केंद्र के बीच के रिश्तों, ठीक है सर, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। ऑल पार्टी अवधेश जी आपका लास्ट रिएक्शन होगा, जिससे भविष्य में अवधेश जी आपका लास्ट रिएक्शन होगा, स्थिति ना। ठीक है अवधेश जी आपका लास्ट रिएक्शन। पब्लिक ने तो खारिज कर दिया है कि इसमें 2019 में कोई चुनावी फायदा इसमें नहीं मिलने वाला है। आपने भी इससे पहले खारिज किया, लेकिन क्या इसने एक एजेंडा सेट किया है? ये पब्लिक नहीं, आईटी सेल है। क्या इसने एक एजेंडा कम से कम सेट किया है क्या? एजेंडा सेट तो तात्कालिक रूप से जरूर हुआ है। हाँ। कि इस समय कोलकाता जो है फिर से विपक्ष का केंद्र बिंदु बन गया है। हाँ। लेकिन इसमें एक अंतर विरोध भी देखिए ना, कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है वो कह रही है कि स्टेट में कानून व्यवस्था फेल्योर है, राष्ट्रपति शासन लागू करो, और जो सेंटर उसकी यूनिट है वो कह रही है कि ममता बनर्जी के साथ है। तो ये अंतर विरोध भी जनता देख रही है। साथ साथ ये भी दिख रही है कि खदान घोटाले में जिसके खिलाफ जांच हो रही है, आय से अधिक संपत्ति में जांच है, चारा घोटाले में जिसकी सजा हो गई, अगर ये लोग खड़ा होकर राजनीति करेंगे तो ये एजेंडा सेट करना। अरे सर, जैसा का जांच कैसे होगा? क्यों राम 2 बजे आलोक वर्मा को हटाया गया जाता है? ओके, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी के साथ मैं सभी को टोक रहा हूं यहाँ पर, और जैसा हमारे शो का फॉर्मेट रहा है, ठीक है, ओके सही है, किस देश में कब हुआ बताइए? एक सरकार के समय में 5 साल में 2 आरबीआई गवर्नर। मेरे पास वक्त की कमी है, और जैसा हमारे शो का फॉर्मेट रहा है, हम हमेशा देते हैं डायलॉग ऑफ द डे। देखते हैं आज डायलॉग ऑफ द डे किसे गया है। एक पंक्ति है कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। देखिए, ममता बनर्जी अपने को नरेंद्र मोदी के समानांतर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई अवधेश जी, आपको कम शब्दों में अपनी महत्वपूर्ण बात रखी, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र जी, देवांशु, प्रोफेसर दिनेश, शांतनु सेन साहब, एलन राव साहब, अवधेश जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जैसा अवधेश जी ने कहा कि इस पूरे सियासी ड्रामे से फिलहाल जो नजर आ रहा है राजनीतिक लिहाज से, वो ये कि फिलहाल राजनीति का जो केंद्र बन चुका है वो है पश्चिम बंगाल और कोलकाता। दीदी ने एक सियासी कार्ड जरूर खेला है सीबीआई को आगे रखकर, लेकिन इसका फायदा 2019 के चुनाव में उन्हें मिलेगा या नहीं, ये देश की जनता को तय करना है। फिलहाल देश की बात में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।